डिड स्टार्ट हो, नाउ इट्स ओके। सो हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रैगोज मॉलिक्यूल। तो इससे पहले जो 3 कैरेक्टरिस्टिक थे ड्रैगोज के, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किए हैं। बोलो हाँ ना एवरीबॉडी। ओके, सो आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू प्रोटोनेशन। in hybridization due to protonation in hybridized molecules and ड्रैगोज molecules। सो जेई एडवांस ने इस पे सवाल पूछा था कि किस मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन में मैक्सिमम चेंज ऑब्जर्व होगा, या किस मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल में मैक्सिमम चेंजेस ऑब्जर्व होगा। क्या मेरे वर्ड समझ पाए हो? अब मैं लिखता हूं। जैसे आपको ये पता है, अगर मैंने अमोनिया लिखा H3N, ये सिर्फ इसलिए ऐसे इस फॉर्म में लिख रहा कि आपको लोन पेयर आगे बॉन्डिंग की साइड दिखाई दे। ये एक बेस की तरह काम करेगा और ये जब रिएक्ट करेगा किसी एसिडिक H से तो अपना लोन पेयर H+ को देगा और NH4+ बनाएगा। बोलो सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाने की वजह से विथ 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन आया। बोलो हाँ ना। तो यहाँ पर बेस था, ये एसिड था। जब ये अमोनिया पिरामिडल शेप में था, कल ये पढ़ाया गया, उसका एक लोब ऊपर की तरफ, ये छोटा सा डंडा नीचे, जिसको एंटी बॉन्डिंग, ऊपर वाले में पूरा लोन पेयर भरा है जो कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था, और ये 3 H थे। बोलो हाँ ना। और ऐसा करने से ये रिपल्सन मारता था, तो किन्हीं 2 एटम के बीच का बॉन्ड एंगल 109 से घट के 107 डिग्री था, और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 ही है। बोलो हाँ ना। यहाँ भी अमोनियम आयन में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, मतलब 1s3p। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। मेरा सवाल चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन लिखने का मतलब है कि आपसे बॉन्ड एंगल देखा था। ये तो पहले भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इस बार लोन पेयर 0 हो गया। इसका मतलब बॉन्ड एंगल इस बार 10 है। तो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री से बढ़ के 109 डिग्री पे पहुंचा इन केस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स एज अमोनिया। बोलो हाँ ना। लेकिन जो ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स होता है उसमें बड़ा भयंकर बॉन्ड एंगल में चेंज होगा। ऋषभ, क्या परेशानी 109 लिखने में? बोलो जरा, क्या परेशानी है 109 बोलने में? sp3 टेट्राहेड्रल, चारों 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए तो टेट्राहेड्रल है। अब तुम्हें परेशानी क्या है वो बोलो। s ऑर्बिटल अपने मन से मिक्स नहीं होता है। तो तुम्हारे मन से मिक्स हो जाएगा। बोलो किसका मन तुम्हारा खराब हो रहा है इधर? ये जो लोन पेयर हैं ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, और ये तो सारे ही sp3 बन गए। बेशक ये लोन पेयर के फॉर्म में था। आपने बताया, आप बता रहे थे कि कल नहीं, कल बता रहे थे वो आज सुनो, कुछ का कुछ मत बोलो। ये अमोनिया है और ये सारे ही हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3 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 sp3। ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इससे मिक्स्ड हो रहा है। किसका मन खराब हो रहा मुझे बोलो जरा फटाफट। अरे अमोनिया एक N4 बनता है कि नहीं बनता है? बोलो हाँ ना। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों को जो मेजर चेंज बॉन्ड एंगल में देखना है वो हमें ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होगा। तो ड्रैगोज में हम लोगों ने लिखा फॉस्फीन, फॉस्फीन में ये फॉस्फोरस, उसका ये लोन पेयर और तीनों HSA। तो ये फॉस्फीन है। कल भी हमने देखा था कि ये एक बेकार बेस होगा। जब ये H+ एज अ एसिड को अपना लोन पेयर देगा तो देने की टेंडेंसी अमोनिया के रेस्पेक्ट कम है, बट हाँ देगा। और ये PH4 बनाया, बोलो हाँ ना। इसका नो हाइब्रिडाइजेशन ये तो पढ़ाया है। फॉस्फीन ही जहाँ से हम लोग चालू करते हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स की, फॉस्फोरस नाइट्रोजन ब्लॉक का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड का है। साइड एटम हाइड्रोजन है, साइड एटम सेंट्रल एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेंट्रल पे एक लोन पेयर है। यही जो कंडीशन ड्रैगोज की थी वो सब कुछ फॉलो कर रहा था, मतलब ये ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो जीरो बोलो या कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। फॉस्फोरस के केस में इसकी 90 डिग्री के एंगल पे ही PX PY Z से ही तीनों हाइड्रोजन आके जुड़ते हैं और समवॉट इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही पड़ना है। अब ये थोड़ा सा 94 होता है, वो आगे पढ़ाऊंगा जब मैं सारे ड्रैगोस कंपेयर कराऊंगा। अभी आप बस ऐसा पढ़ोगे 90 डिग्री एंगल है। लेकिन जैसे ही ये PH4 बन गया इसका तो लोन पेयर खत्म हो गया भैया। जो लोन पेयर था वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में गया इसलिए इस पे तो अब पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो अब लोन पेयर एक्टिव है या इनएक्टिव है ऐसी कहानी नहीं रहेगी। 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दें तो एक S और 3 P, मतलब वो sp3, मतलब वो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, मतलब अलॉट चेंज इन द बॉन्ड एंगल फ्रॉम 19 to 109। सो अप्रोक्स 90 डिग्री बॉन्ड एंगल चेंज हुआ। अमोनिया में जब उसने प्रोटोनेशन किया, प्रोटॉन को गेन करना इस प्रोटोनेशन, तो उसमें केवल 2 डिग्री का बॉन्ड एंगल चेंज आया और हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp3 था बाद में भी था। लेकिन फॉस्फीन में पहले जीरो हाइब्रिडाइजेशन या नो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे ही प्रोटॉन को गेन किया हाइब्रिडाइजेशन हुआ, बोलो हाँ ना। अभी यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो फटाफट पूछिए। सो ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ड्रैगोज वाले मॉलिक्यूल रिएक्शन फास्ट करते, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। अमोनिया का ही बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा था और अमोनिया ने ही फास्ट रिएक्शन किया। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? ऑल राइट, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। सो यही केवल 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं ड्रैगोज नॉन ड्रैगोज, मतलब ड्रैगोज और हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स में। एवरीबॉडी गॉट इट? चलिए अभी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछते हैं आपसे बॉन्ड एंगल का। खैर बॉन्ड एंगल की सवाल तो आप लोग BSc PRE और MOT में रट्टा मान लेते हैं। बॉन्ड इक्वल टू 1/2 ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अभी ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी हम लोगों ने काफ़ी बॉन्ड एंगल के सवाल सॉल्व कर लिए थे। जैसे कल किया था ड्रैगोज वाले में, जो भी ड्रैगोज है उसका बॉन्ड एंगल लीस्ट होता था। तो इस तरीके से मैक्सिमम आंसर हमारे निकल रहे थे। आज एक क्वेश्चन है जो कि केवल JEE एडवांस में पूछा, तो JEE एडवांस लिख देने से मेंस वाले इस चीज़ से डरे नहीं। कॉन्सेप्ट तो सब लोग एक ही पढ़ रहे हो और आना भी इक्वली चाहिए। ठीक है, आप दिमाग कम लगा के हल्के क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। JEE एडवांस बोलें या एम्स बोला जाए तो लेवल बराबर ही है। और आप इसको ऐसे मत सोचो एम्स हट गया मतलब तुम ही सेलेक्टेड हो। पेपर का लेवल वही रहेगा, केवल कोविड की वजह से थोड़ा हुआ था। अभी आपका
पेपर इक्वली लेवल में आएगा जो एम्स को टच करता था। सो पढ़ाई स्ट्रॉन्ग रखें। चलिए ये क्वेश्चंस, ये 4 ऑप्शन अगर अलग से लिख दें, ये 3 मान लो, तो ये क्वेश्चन बना के जेई मेंस ने लास्ट ईयर 2019 में 2020 में लगातार पूछा हुआ है। लेकिन आप सभी का इकट्ठा करके आंसर दो। SiH4 is सिलेन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, फॉस्फोनियमाइन, अमोनियमाइन, BH4 और कार्बन से चारों तरफ मिथाइल, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल या कॉमन नेम इज नियोपेंटेन। सभी का बॉन्ड एंगल आपसे पूछा गया है। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, और अरेंज इन देयर बॉन्ड एंगल ऑर्डर, जो भी तुमको समझ आ जाए, इंक्रीज या डिक्रीज बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज करिए। टेक योर प्रॉपर टाइम, टेक 30 सेकेंड टाइम एंड आंसर इट। अभी तो आप नए नहीं हो, बच्चे नहीं हो, आप तो ये सब पढ़ चुके हो। केमिकल बॉन्डिंग तो कई बार आपको इधर उधर से पढ़ा दिया गया। जी प्लीज़ बताइए। डू इट फास्ट प्लीज़ गाइज। हमको लास्ट 10 मिनट में एलन मॉड्यूल से बीपीटी थ्योरी बताना है कि मैंने क्या पढ़ाया और उन्होंने क्या लिखा है। Each and every point, every line as a statement of BPT theory, I explain more than 1 hours। तो मुझे लग रहा है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी स्टूडेंट को स्टक नहीं कर रहा है। आपको भी स्टक नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए। स्टिल इज देयर, प्लीज़ रिवाइज द लेक्चर अगेन एंड सॉल्व इट। स्टिल देयर, प्लीज़ व्हाट्सअप मी, आई रिजॉल्व द आंसर। इट्स ओके, सॉल्व किया क्या? टेल मी फास्ट गाइज। ओके Can I start the answer? नाइन 2019 और 20 तो जेई में आया है, मेंस में आया है। नहीं, सब गलत है ऋषभ, गलत। सब सेम है। डोंट नो अबाउट BH4। यस मिस्टर कुमार, योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। यस कुमार, सो रियली द गुड आंसर, गुड एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। लेट्स सी। देखिए यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो BSC-PR थ्योरी तो वैलिड ही नहीं है। तो रिपल्सन जैसा कॉन्सेप्ट और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, ये सब नहीं होगा। सभी का बॉन्ड एंगल इक्वल है। एज कुमार सेड दैट बॉन्ड एंगल सारे मॉलिक्यूल्स का इक्वल ही है, क्योंकि सभी एटम ने 4 बॉन्ड बनाए एंड लोन पेयर सभी का 0 है। तो कोई धक्के, रिपल्सन ऐसा नहीं होगा। So answer is SiH4 equal to methane equal to carbon tetrachloride equal to CF4 equal to PH4 plus equal to NH4 plus
BH4 की कहानी मैं बता देता हूँ। एस कुमार सेट की डाउट है, और ये कार्बन और उससे चारों तरफ टेट्रामेथाइल। एक्चुअली इधर ही सुन लो थोड़े से स्पेस में। ये बोरॉन का एटॉमिक नंबर तो आप जानते ही हो, 5 होता है। बैलेंस सेल में 2 3, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा। बोलो हाँ ना। 1 2 3, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। साथ में चलिए नेक्स्ट पेज पे ही समझ लीजिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ही ये बॉन्ड बनाना चाह रहा था। लेकिन इसको अगर कि कहीं H माइनस मिला और इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे दिए, तो बोरॉन सेल की नियरेस्ट न्यूक्लियस को ऐसा फील हुआ कि मेरे 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में थे, एक एक्स्ट्रा आ चुके, 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे, मतलब मेरे पे एक्स्ट्रा आ गया, मतलब मेरे पे माइनस चार्ज आया। लेकिन ये रियल में कोई माइनस चार्ज नहीं है, ये तो इस हाइड्रोजन का दिया हुआ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पूरा कंट्रोल तो इस पे हाइड्रोजन एटम का है। तो ये रिपल्सन तो तब लगाता जब खुद बोरॉन की वैलेंस सेल में माइनस होता। बोराना, ये वर्ड समझ पाए हो क्या? बोरॉन पे माइनस लिख देना, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस पर लोन पेयर है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो हाइड्रोजन ने शेयर्ड किए, उस पे हमेशा कंट्रोल हाइड्रोजन का होता है। जब भी भाग जाएगा तो ये BH3 ही बचेगा। कहने का मतलब ये कोई रियल माइनस या लोन पेयर नहीं था, तो इसका कोई रिपल्सन नहीं लगेगा। जब कोई रिपल्सन भी नहीं लगेगा तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे। तो फिर से 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब sp3 मतलब 109 डिग्री। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, दैट इज SiH4 इक्वल टू मीथेन इक्वल टू कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू फ्लोराइड इक्वल टू PH4 प्लस इक्वल टू NH4 प्लस इक्वल टू BH4 माइनस इक्वल टू कार्बन 4 मिथाइल इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट। आप ये समझने के बाद नोट पॉइंट ये लिखो। चलो इतना समझ आया कि नहीं? नोट में लिखवा देता हूँ। इतना समझ आया कि नहीं? टेल मी वेरी फास्ट। एवरीबडी गॉट इट? तो ये जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा दे रहे हैं ना कुछ, ये इधर भी लगा रहे हैं और एग्जाम में भी लगा देते हैं कि सर इससे 4 मिथाइल जुड़े होंगे, स्टेरिक रिपल्सन मारेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। वही स्टेरिक रिपल्सन दिमाग तुम्हारा एग्जाम में तुमको बाहर फेंकेगा। अरे भाई ये बल्कि ग्रुप है, तो ये जितना नीचे धक्के मारेंगे तो नीचे वाले ऊपर को मारेंगे, और ओवरऑल बैलेंस तो उतना ही रह गया ना। बोलो हाँ ना। कितना भी बड़ा ग्रुप लगा दो, जब लोन पेयर है ही नहीं, तो जितना ऊपर से नीचे वाले को धक्का मारेगा, नीचे वाला ऊपर मारेगा, ओवरऑल बॉन्ड एंगल तो वैसे ही रह गया। बोलो हाँ ना। ऑल राइट, चलिए अब इधर नोट पॉइंट आपको ये लिखना है। लिखो, अगर कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, तो उस मॉलिक्यूल्स में BACPRE थ्योरी वैलिड नहीं होगी। मतलब ऑपरेट ही नहीं होगी। मतलब वहाँ के लोन पेयर रिपल्सन नहीं लगाते। जब रिपल्सन नहीं लगाते तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिन जिन मॉलिक्यूल्स लोन पेयर एब्सेंट है और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ऐसा नहीं लोन पेयर एब्सेंट हो और एक कुछ और लिखा और एक कुछ और लिखा, सारे ही sp3 हों, तो सबका बॉन्ड एंगल बराबर होगा।
ये नहीं देखा जाएगा कि सेंट्रल क्या है और साइड एटम क्या है। यही तो तुमको मैं बोल रहा 99% यूट्यूबर्स गलत पढ़ा रहे हैं। वो करते क्या है, वो कुछ खुद गलत नहीं लिखते, मैं किसी पे सवाल नहीं खड़ा करना चाह रहा हूँ, वो ऐसा जरूर बोलते कि ऐसा जब साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो बॉन्ड एंगल घटेगा बढ़ेगा ये वो, लेकिन वो ऐसा नहीं बताएंगे कि ये एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होगा और कहाँ नहीं होगा। वो अपनी कहानी थ्योरी में बोल के खुद को सेव करके भाग जाएंगे, तुम फंसो तुम्हारा काम जाने। बोलो हाँ कि ना, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं भी बॉन्ड एंगल के रूल चालू करूँगा और वो शायद नेक्स्ट क्लास में आ भी जाएंगे। मोर देन आई थिंक मैक्सिमम 1 क्लास का गैप है, 1-2 क्लास में हम लोग सारे बॉन्ड एंगल किसी भी तरीके के निकालना चालू करेंगे और बॉन्डिंग के ही केवल सवाल आते, बॉन्ड पैरामीटर ही केवल बॉन्डिंग से आता है और तुमसे कुछ पूछते नहीं हैं वो लोग। क्या मैंने जो नोट पॉइंट बोला वो समझ आया? अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है और सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या सेंट्रल एटम है क्या साइड एटम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी का बॉन्ड एंगल इक्वल 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 मतलब 109 डिग्री। बोलो हाँ ना, बशर्ते लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर आ गया तो वो तो फिर दिक्कतें कॉज करेगा। जैसे आप बोल दो सर अमोनिया में भी तो sp3 है, लेकिन मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि यहाँ लोन पेयर नहीं चाहिए। आप बोलो sp3 तो ये 109 थोड़ी ना, एक तो 107 होता है। आप बोलो सर फॉस्फीन एक लोन पेयर है, लेकिन ये तो 90 होता है, ड्रैगोज होता है। मैंने केवल उन मॉलिक्यूल्स को पाइल अप किया इस लाइन में जिनमें लोन पेयर ना हो सेंट्रल एटम पर, और सभी का हाइब्रिडाइजेशन मैंने इधर लिखा नहीं, हो गए कंफ्यूज मत होना। सारे ही sp3 हैं, जब सारे sp3 हैं सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है तो सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ही है। बोलो कितने लोग ये बात समझ पाए? एवरीबडी गॉट इट? ऑल राइट, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ ड्रैगोज। बाकी ड्रैगोज हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल बिटवीन ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स, जो कि ये सवाल आता भी है इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। अब तक हमने ड्रैगोज का नॉन ड्रैगोज से चालू किया कंपैरिजन और 4 तरह के कंपैरिजन खत्म किए। अभी मैं जो चालू कर रहा हूं कंपैरिजन ऑफ ड्रैगोज ड्रैगोज। सो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, किधर चला गया, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल बिटवीन ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। ड्रैगोज में ही बॉन्ड एंगल कंपेयर कराइए और यहाँ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे 90 डिग्री से 94 से 90 डिग्री के बीच में ही ड्रैगोज का बॉन्ड एंगल होता है। अब मैं लिखना सिखा रहा हूँ। पहले बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देखो, 15th ग्रुप से ड्रैगोज चालू होते लेकिन 3rd पीरियड से, ये तो 2nd पीरियड का है। तो अमोनिया के बाद फॉस्फीन, फॉस्फीन के बाद आर्सिन एंड SbH3 BiH3। बोलो हाँ ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, अमोनिया का हाइड्राइड फॉस्फोरस आर्सिन एंटीमनी Bi। देखिए ये ड्रैगोज नहीं है, ये तो हाइब्रिडाइज भी करता है और बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। इसको छोड़ के 3rd पीरियड एलिमेंट, 4th पीरियड एलिमेंट, 5th पीरियड एलिमेंट और 6th पीरियड एलिमेंट अगर साइड एटम हाइड्रोजन से जुड़े हैं तो वो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते और उसको ड्रैगोज बोला जाता है। तो इन सभी का बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है, लेकिन आपको इन्हीं में कंपैरिजन करना है। तो ऑलमोस्ट की जगह आप ये चाहोगे कि एग्जैक्ट बताओ कितना होता है।
तो मैंने ये लिखा फॉस्फोरस थर्ड पीरियड, मान लो खुद की इतनी साइज है, तो 90 डिग्री से 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा। तो यहाँ एग्जैक्टली पी एक्स पी वाई पी जेड, ये पी ऑर्बिटल लिख रहा हूँ, या फॉस्फोरस ही मान लो, या मैं ऐसे ही बोलूँ पी एक्स पी वाई पी जेड, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, तो ये तो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ही होते, पी एक्स पी वाई पी जेड, बोलो हाँ ना। तो यहाँ जब ये फॉस्फोरस से पी ऑर्बिटल में, फॉस्फोरस की 3p ऑर्बिटल में जो आप इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड भर के रखे थे, वहाँ एक एक हाइड्रोजन जाएगा और एक एक बॉन्ड बनाएगा। ये 3p ऑर्बिटल था, 3p3, एक एक हाइड्रोजन ओवरलैप, तो ये बॉन्ड एंगल 90 ही होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन है नहीं, एग्जैक्टली ये 94 होता है। तो सवाल में इसका रीज़न बोलने चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि रीज़न ये है कि फॉस्फोरस की साइज अपने ग्रुप में थोड़ी छोटी है। मान लो फॉस्फोरस की साइज ये है, तो आर्सेनिक और बड़ा होगा, तो एंटीमनी और बड़ा होगा, तो बिस्मथ और बड़ा होगा, बोलो हाँ ना। तो जब इसकी साइज फॉस्फोरस की छोटी है, तो हाइड्रोजन से रिपल्सन के थोड़े चांस हैं, चांस है कितना, 1% ही मानो, बट है तो अगर 1% रिपल्सन था, तो हम बोलेंगे कि ये 1% ही एस और पी ऑर्बिटल मिक्स्ड हो गए होंगे, थोड़े थोड़े एस और पी मिक्स्ड हुए होंगे, तभी ये 90 से बॉन्ड एंगल बढ़ के 94 डिग्री पहुंचा। अगर प्योर 90 रहता, प्योर पी ऑर्बिटल की एक्सिस रहती, तो 90 से ऊपर ये कभी बॉन्ड एंगल बढ़ता ही नहीं। मैं इसका रीज़न सिखाऊं, पहले आप सीखो। 94 डिग्री, 93 डिग्री, 92 डिग्री और ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। लास्ट एलिमेंट का 100% 90 डिग्री ही मानोगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी साइज में है, वहाँ हाइड्रोजन का रिपल्सन 0,000, मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री है। जो भी हाइड्रोजन आएंगे उसमें बिल्कुल भी रिपल्सन नहीं है, मतलब एस और पी ऑर्बिटल बिल्कुल भी मिक्स्ड नहीं हुए होंगे, इसलिए प्योर 90 डिग्री का एंगल आया। जहां 90 से थोड़ा ऊपर है, 92, 93, 94, इसका मतलब थोड़ी सी साइज छोटी होगी, तो चांसेस ऑफ थोड़ा थोड़ा रिपल्सन ऑब्जर्व हो रहा होगा, इसलिए वो थोड़े से एस और पी ऑर्बिटल मिक्स्ड हो गए होंगे, इसलिए वो 90 से बढ़ के 94 डिग्री पहुंचा। बोलो कितने लोग मेरी ये बात समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? एवरीबडी गॉट इट? यस, ऑल राइट। सो अब आपसे जब एज अ ड्रैगोस कंपेयर कराएं, तो थर्ड पीरियड का बॉन्ड एंगल ज़्यादा, देन उससे छोटा फोर्थ पीरियड का, उससे छोटा फिफ्थ पीरियड का, सबसे छोटा बॉन्ड एंगल लास्ट पीरियड सिक्स्थ का, ये 94 डिग्री, और ये लिखा है 93 डिग्री, 92 डिग्री और 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। इसका मतलब जहां 90 से ऊपर बढ़ रहे हैं, वहां थोड़े थोड़ा परसेंटेज ऑफ एस और पी मिक्स्ड जरूर हुए होंगे, तभी आप प्योर 90 डिग्री से हटके ऊपर की साइड बढ़ गए। सो नाउ इट इज क्लियर द बॉन्ड एंगल बिटवीन ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स। टेल मी वेरी फास्ट। ऑल राइट, चलिए, रीज़न भी क्लियर है, आप इतने लिख लेना, जो वर्डिंग मैंने हिंदी में बोले हैं रिकॉर्डेड सुन के नोट्स में वो स्टेटमेंट लिखना, वो आपको बहुत काम आएंगे रिवीजन के टाइम पर, क्योंकि आप डायरेक्ट वो पॉइंट्स पढ़ लोगे तो आपको आंसर ऑलमोस्ट याद रहेगा। अब देखिए, जेई बड़ा खिलाड़ी आदमी होता है, दिमाग यूज़ करवाता है, और उसने जो सवाल पूछा बस वो मैं एक बार बोलूं, और वो जेई एडवांस में आया इसलिए बोल रहा हूँ, बट इक्वली नीट में आएगा और आ सकता है। पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल
in 15th group hydride. Correct order of bond angle in 15th group hydride. 15वें ग्रुप के हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के कंपाउंड लिखिए और उनका बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर लिखिए। लिखा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सो नाइट्रोजन हाइड्राइड, देन फॉस्फीन, देन आर्सिन, देन एंटीमनी, ऐसे। ऑप्शन बी दिया था अमोनिया ग्रेटर देन फॉस्फीन ग्रेटर देन आर्सिन ग्रेटर देन SbH3। पढ़ा दिया, सारे हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल पढ़ा दिया, तो अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। एक लिखा SbH3, उसके बाद AsH3, उसके बाद PH3 और उसके बाद अमोनिया। करेक्ट बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। टेल मी फास्ट गाइस। जेई ने पूछा तो कुछ तो जानना ही चाह रहा होगा। एवरीबॉडी वेरी परफेक्ट आंसर। दिल जीत लिया। मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोग इतना सही सोच पा रहे होगे, बट डेफिनेटली आपको पता है कि ये 107 डिग्री है, ये फॉस्फो 94 है, 93 है, 92 डिग्री है। तो यहाँ पर आप ऐसा बोलो कि ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। 90 से 94 में क्या ही कोई खास डिफरेंस है, मतलब वो ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स हैं और उनका ऑलमोस्ट हम 90 मानते हैं। सो 90 से 94 का ही गैप होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये नेग्लिजिबल है या ऑलमोस्ट इक्वल है, और इससे कई गुना ज़्यादा 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 बॉन्ड एंगल है अमोनिया का। सो मोर करेक्ट आंसर इज सी। आंसर बी भी सही लग रहा था, क्योंकि देखो आपको लिखा तो ग्रेटर फॉर्म में ही है, लेकिन अगर जिन बच्चों की खोपड़ी में कमजोर कॉन्सेप्ट होता वो ऑप्शन बी लिखते, और वो गलत आंसर है। आप जेई पढ़ रहे, आप बोर्ड नहीं, आप मोर प्रेसाइज पढ़ रहे, आप रट्टा मार नहीं। तो इसमें जब ये काफ़ी बॉन्ड एंगल का चेंज है और उसने आपको ये डिफरेंस जानना चाहा, मतलब ये एरो कितने भी लगा दे बट मिनिमम वो 2 लगाएगा, ये कुछ ऐसा कुछ करेगा कि काफ़ी ग्रेटर देन है, तो उसका मतलब आप बिल्कुल समझ पाए। एंड डेफिनेटली यू गाइज आर डूइंग सो नाइस। सो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी एग्जैक्टली करेक्ट था, लेकिन करेक्ट का भी मोर करेक्ट एक्सप्लेनेशन सी था। बोलो हाँ ना। एवरीबडी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? ऑल राइट। ड्रैगोस ख़त्म हुआ, ड्रैगोस के हर लेवल के सवाल फिनिश्ड हुए। जस्ट आई ओपन योर मॉड्यूल्स ऑफ LN जो आप लोग प्रेफर करते हैं, आप पढ़ाया जाता है आपको, जिसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेडिकल वाले का मॉड्यूल्स है मेरे पास, जिसमें 48 पेज पर BPT को एक्सप्लेन किया है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे किताबी ज्ञान पढ़ते हैं उनको ये लगेगा कि तो BPT नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने पूरा BPT ख़त्म कर दिया है। और BPT में एक्सटेंशन ऑफ BPT ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक BPT का सुपीरियर वर्जन है। हाइब्रिडाइजेशन मेरी तरफ से ख़त्म नहीं हुआ, कल ख़त्म हो पाएगा लेकिन BPT पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और LN के बिगिनर्स बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 सिर्फ पेज ओपन करने से देखते सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा कि ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ और एक सिंगल लाइन कहीं रटवाया नहीं, सिंगल शब्द कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डेफिनेटली सो आप उसे फॉलो करें, और आप लोग केवल यही मॉड्यूल पढ़ते हैं तो डेफिनेटली पढ़ें, इतने पे वर्क करें, थ्योरी और क्वेश्चंस मेरे पढ़ें और इसके केवल क्वेश्चन सॉल्व करें। इनकी थ्योरी के चक्कर में मत पढ़ना, किसी की भी थ्योरी के चक्कर में मत पढ़ना, कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं आएगा तो आप करोगे क्या उस थ्योरी का।
अब मैं जरा फटाफट आज फाइनलाइज से ख़त्म हुआ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ख़त्म हुआ, उसमें क्या क्या हमने पढ़ा है वो एक बार मैं बोल दूं। किसने दिया ये सब आप वहीं पढ़ लेना, हिटलर साहब, लंदन साहब, वो सब कभी कोई सवाल आते नहीं। कुछ मेन पॉइंट उन्होंने बोले वो मैं फटाफट बोलूं, और किसी में डाउट हो तो आप मुझे बता देना। टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल और वैसे मैं बस दो तीन लाइन बोलूँगा, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, आप खुद समझते हैं और समझदार भी हैं। उन्होंने बोला ये है कि ओवरलैपिंग करने के लिए, हाइब्रिडाइज नहीं बोला वर्ड, ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल में पहले से एक एक अनपेयर्ड हो और कोई एक एटम आएगा और इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो प्रभु ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन में अंतर समझना। एस एस या जो ये आपस में ऑर्बिटल है इनका मिक्सिंग करना इज हाइब्रिडाइजेशन, और अनपेयर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना इज ओवरलैपिंग। क्या ये ऐसे पॉइंट हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं क्या? ये बोला उन्होंने पहला पॉइंट। वीपीटी साहब ने रट्टा मार की कुछ लाइनें बोली थी जिनको मैंने काफ़ी एक्सटेंड वर्जन में एक्सप्लेन करके आपको बताया है। दूसरा पॉइंट बोला रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। कुछ नहीं है, वो बस मॉड्यूल वालों को तो अपना काम बनाना है, ऐसा बोल दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, सब रिकॉर्डेड फॉर्म भी है। मेरी बात सुनो काम की। उन्होंने बोला कि एक एक अनपेयर्ड था और जैसे ये ओवरलैपिंग करेगा, देखिए मैं हाइब्रिडाइज नहीं बोल रहा, जैसे ये ओवरलैपिंग करेगा तो जो एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन होना चाहिए। क्या ये कोई नया ज्ञान है, आप नहीं जानते थे? डेफिनेटली आपको ये बताया। ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म अ डायरेक्शनल कैरेक्टर, और डायरेक्शनल कैरेक्टर में मैक्सिमम ओवरलैपिंग का एक्सटेंड होगा। मैंने तो आपको काफ़ी खोल खोल के बताया है कि क्यों डायरेक्शनल कैरेक्टर का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। एस और पी ऑर्बिटल मान लो 2s 2p का ओवरलैपिंग 2s में ये पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बोला कि अगर डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑर्बिटल में ऑब्जर्व हो रहा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत अच्छा होता है, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। बोलो हाँ ना। फोर्थ पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्ड हैज़ डायरेक्शनल कैरेक्टर। भैया कोई ज्ञान की बात तो नहीं बताई है, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा, क्योंकि वो एक एस एक पी या डायरेक्शनल बॉन्ड के बीच में बनता है। जितने भी डायरेक्शनल कैरेक्टर मैंने आपको बताए। फिफ्थ पॉइंट फास्ट सुन लो। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मैंने खुद एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे कई सारे सवाल कराए हुए हैं और उसके रीज़न बताए कि मान लो 2s 2s 2p 2p और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये ऑप्शन हो तो अपने पेरेंटल से ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। और मान लो यहीं पर 1s लोएस्ट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल गया तो ये बेकार हो गया। केवल 1s या लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला अगर ss ऑर्बिटल है तो उसका ओवरलैपिंग अच्छा होता है। बोलो हाँ ना। ये सब पढ़ाया है, ऐसा तो नहीं कुछ आज नया सिखा रहे हो। तो इन्होंने 8 से 10 लाइन जो पॉइंट में लिख दिए हैं उसको आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब मैं अपनी तरफ से ये टॉपिक बाइंड अप करता हूँ और बीपीटी ख़त्म हुआ। फिर उन्होंने बोला सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता। मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड 6 तरीके से बताया था। एसएस के बीच बनेगा, एसपी के बीच बनेगा, पीपी के बीच बनेगा, पीडी के बीच बनेगा और डी ऑर्बिटल के बीच सिग्मा बनेगा। डी में भी dz स्क्वायर के बीच बनेगा। वही कहानी इन्होंने लिखा। आप लोग ये पढ़ें, लिखें, समझें। एक सिंगल वर्ड भी इनके 3 पेजेस में कुछ भी आपकी क्लास से बाहर का नहीं है और वी डिस्कस इज अलॉट इन अ डेप्थ। बीपीटी गेट फिनिश्ड। चलो इस पे ही 2-4 में क्वेश्चंस करा दूं। कल हमारा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा फ्रेशली। देखिए जो क्वेश्चन नंबर नहीं पेज नंबर 51 पर
बिगिनर बॉक्स 2 लिखा हुआ है, उस पे मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आपको आंसर देखना है। जिनके पास मॉड्यूल्स है वो वहाँ पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू रिएक्टिंग एटम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगा। तो आप बड़े सिंपल जानते हो, आप खुद पढ़ो, पढ़ने से ही आपको उसकी थ्योरी अंग्रेजी समझ आएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज्ड होगी, मतलब एनर्जी मिनिमम होगी। सो आंसर इज सी। क्या लिख दिया? यस, डिक्रीज और सी। ऑल राइट, आपने DEC लिख दिया तो मुझे लग रहा है कि सर दिसंबर तक पढ़ाओगे। नहीं, परफेक्टली करेक्ट ऋषभ, सो नाइस आंसर। फिर पूछा ट्रिपल बॉन्ड बनता है कितने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से? भैया ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। तो आप हवा में क्वेश्चंस कर लोगे, तुरंत क्वेश्चन कर लोगे, परफेक्टली करेक्ट। अगला देखो, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट ऑफ आयोडीन लिखना है। ये जरा आप लिख के दिखाओ मुझे, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे ये लिख के दिखाइए। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में डब्बे भरने हैं और सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट के हिसाब से डब्बे भरिए, मतलब आपको ऑर्बिटल फिलिंग करना है। उसने तो दिया है लेकिन वो मैं चाह रहा हूँ, ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, केवल क्या कैसे क्लिक करोगे आप फास्ट, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो आपको डायरेक्ट याद नहीं होता है, तो आप ये देखना फ्लोरीन सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p5, तो ये आ जाएगा 3s2 3p5, ये आ जाएगा 4s2 4p5 और ये आ जाएगा 5s2 5p5। बोलो हाँ ना। तो आयोडीन का लिखना था, ग्राउंड स्टेट में आप लिखोगे 5s2 5p5 और 5d पूरा खाली पड़ा है। जैसे यहाँ पे 3d खाली पड़ा है, 4d खाली पड़ा है, 5d खाली पड़ा है, तो अब मैं इसको ऐसे जो इलेक्ट्रॉन लिखूंगा वो ये लिखे, बोलो हाँ ना। 2 पेयर्ड डब्बे, एक अनपेयर्ड, 5d पूरा खाली पड़ा, 1 2 3 4 5। अब ये तो था ग्राउंड स्टेट, पहला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, उसको पढ़ोगे आप फर्स्ट एक्साइटेशन। तो इसमें P में जो 5 थे वो इस बार 4 बचे और एक D के डब्बे में चला गया, एंड दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन स्टेट 1। हमसे पूछा एक्साइटेशन 2 का स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, तो इसमें P में बचे हैं 3 अनपेयर्ड, D में पहुंच गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जरा देख के आंसर बताओ। सो आंसर इज दिस वन, ऑप्शन सी दिया गया है एज द टेक्स्ट बुक्स एज पर द मॉड्यूल्स, लेकिन ऑप्शन मतलब ES2 का नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बोलो हाँ ना। अब इसमें इसी चीज से आपसे वो क्या पूछते हैं, पीरियोडिक टेबल में सवाल अरेंज करके, कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना या सेकंड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना कहाँ से इजी पड़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल बना देते तो बड़ा इजी है, आप समझ जाओगे, ऐसी कोई टफ चीज़ है नहीं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए, वेरिएबल वैलेंसी कौन दिखाता है? और ऑप्शन दिया है फॉस्फोरस और सल्फर। हम लोग यही बोलते हैं, क्या ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं? बिल्कुल, 3 5, 3 और 5, और ये दिखाता है सल्फर 2 4 6। वेरिएबल वैलेंसी का आंसर जो आपको टीचर पढ़ाते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल इज रॉन्ग आंसर। वैकेंट डी होना ही एकमात्र आंसर नहीं। सल्फर SH4 तो नहीं बना रहा, तो वेरिएबल वैलेंसी होने का रीजन ये था कि उसके पास वैकेंट डी होने के साथ साथ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। इसका मतलब साइड एटम सेंट्रल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और वही रीज़न आप जानते थे
SF4 बनता है और SH4 नहीं बनता? बोलो हाँ ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल कर, ऐसा कोई डाउट रहेगा? लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट ट्रू। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, सही बात है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, अरे ये क्या लिखा था, बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट ट्रू? बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ये गलत है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। बोलो हाँ ना। ओके, सो दैट्स ऑल। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है, शायद अथंग ने मेरे से पूछा हुआ था, मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व करें, जिसमें आपको ये पूछा गया है एस और एस ऑर्बिटल मिक्स्ड हो रहे हैं और कोई एक्सिस लिख रहा है, वो एक्स वाई जेड जहाँ से भी मिक्स हो रहा है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप बॉन्ड का टाइप बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 51 मॉड्यूल्स इज मेडिकल, ये सब लोग सॉल्व करें। हाँ, सिग्मा तो सब में बनना है, लेकिन आपको ये बताना है पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव सिग्मा, जीरो सिग्मा, मतलब सिग्मा भी जो बन रहा है उसका टाइप बता देना है। सिग्मा बॉन्ड ही सभी में बनेंगे, आगे पाई भी पूछा होगा तो देख लेना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑर्बिटल का मिक्सिंग दिया उन्होंने, उसे सॉल्व करिए। स्टिल यू गाइज एवरीबडी आर नॉट कंफर्टेबल, तो मैं कल की क्लास में वो डिस्कस कर दूंगा। और आप बिगिनर्स 3 बिगिनर्स 4 सॉल्व करिए, बॉक्स 3 बॉक्स 4 करस्पॉन्डिंग जेई और नीट में सॉल्व करिए। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के सवाल हैं बॉक्स 3 में, तो अगर नहीं हो रहा है तो एक दिन का टाइम दीजिए, कल के बाद सॉल्व हो जाएंगे, तो उससे पहले तक का सारा सॉल्व करिए। बीपीटी और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस कहीं से भी सॉल्व करिए। वन ग्रेट नोटिस आई वांट टू शेयर विथ जेई स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, एक बुक है, मैं उसका आपको कवर का व्हाट्सअप करता हूँ, वो आप परचेज करिए। और क्या बोलते हैं, वो MS चौहान का कंपाइलेशन है, क्या बोलते हैं उसको यार, बालाजी का पब्लिकेशन है। उस पे उन्होंने लास्ट 2000 से 20 तक के 20 साल के केवल जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कंपाइल किए चैप्टर वाइज। तो आपको केवल नवंबर के बाद वही बुक सॉल्व करनी है, अभी आप उसे फॉलो करना चालू करिए। और नवंबर के बाद किस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, केवल उसे ही सॉल्व करोगे। और हर एक चैप्टर के अप्रॉक्स 30 से 50 क्वेश्चंस दिए हैं पर टॉपिक पर चैप्टर, तो वो आप चालू करिए। लाइक हाइब्रिडाइजेशन पे आज तक क्या क्या सवाल बने, वो 50 टाइप 20 टाइप जो भी बनते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन दिमाग में क्लिक हो जाए। और ईयर वाइज 2015 जेई एडवांस ने पूछा, 16 पूछा, 19 पूछा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेडिकल वाले 32 ईयर ऑफ MTG सॉल्व ही करेंगे, लेकिन उसमें बहुत कम दिए होते हैं, इसलिए आप जब टॉपिक चल रहा है तो आप डिटेल पढ़ें। और नीट और जेई वाले एलिमेंट्री वाला जी पढ़ लीजिए, हिमांशु पढ़े है तो एलिमेंट्री वाला जी बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, वो नीट लेवल की है और नीट की ही बुक है, लेकिन उतना ही मेंस में आता है। और एडवांस पर्पस से आप बालाजी का लीजिए, मैं दोनों कवर पेज आपको भेजता हूँ टिल इवनिंग, अभी तो कुछ नहीं करूँगा, आई गेट फॉर द ऑफिस, बट उसे आप फॉलो करिए और उससे चांसेस ऑफ सिलेक्शन डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। सो प्लीज़ ओके, टेक केयर, बाय बाय। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट टू गो फॉर कोचिंग टू अटेंड बायोलॉजी क्लास। टेक केयर, बाय बाय डियर ऑल।